हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदनी और कुणाल की शादी को 2 साल हो गए थे। दोनों में बहुत प्यार था। ऐसे ही एक दिन कुणाल नंदनी से कहता है, नंदनी सुनो ना। जी कहिए। तुम्हारा वो शादी वाला लहंगा कहाँ है? जी घर में ही। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है यार, तुम तो जानती हो तुम मुझे लहंगे में कितनी प्यारी लगती हो, पर तुम हो कि हमेशा मॉडर्न से कपड़े पहने रखती हो। ओफो यार, क्या करूं? देखो यार, मुझसे नहीं संभलते ये सूट, दुपट्टे, साड़ियाँ। यार पर कभी कभी तो पहन सकती हो ना, मेरी खुशी के लिए। ठीक है, कोशिश करूंगी। चलो नाश्ता करो और ऑफिस जाओ। कुणाल नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। घर से कुछ दूर जाने पर हाथों में फाइल ले एक सुंदर सी लॉन्ग स्कर्ट पहने हुए एक लड़की लिफ्ट के लिए कुणाल की कार के आगे हाथ से उसे रोकने की कोशिश करती है और कुणाल जल्दी से गाड़ी की ब्रेक मारकर कहता है, जी कहाँ जाना है आपको? मुझे गुलमोहर इंडस्ट्री जाना है। ओह, मैं वही जा रहा हूँ, आइए बैठ जाइए। थैंक यू। इतना कहकर वो लड़की कुणाल के साथ कार में बैठ जाती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम मौली है। मेरा नाम कुणाल है। थैंक यू मेरी मदद के लिए। आज मेरा इंटरव्यू है, आप लिफ्ट ना देते तो मैं लेट हो जाती। अरे कोई बात नहीं, वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? जी कहिए। ये जो आपने लहंगा पहना है ये बहुत खूबसूरत है। आप बता सकती हैं आपने कहाँ से लिया है? ये तो मैंने सिटी प्लाजा मॉल बीबा से लिया था। वैसे मुझे लहंगे बहुत पसंद है, लेकिन ये लहंगा नहीं लॉन्ग स्कर्ट है। ओह गुड। वैसे मैं गुलमोहर में अकाउंटेंट का काम करता हूँ। ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए। ओह थैंक यू। ऐसे ही वक्त बीतता है। मौली और कुणाल में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों ऑफिस के साथ साथ बाहर भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। ऐसे ही एक शाम हाथों में तोहफा लिए कुणाल नंदनी के पास आता है और नंदनी जैसे ही तोहफा खोलती है तो बोलती है, ये क्या है कुणाल, तुम मेरे लिए ये लहंगा क्यों लेकर आए हो? जानते हो ना मुझे ये सब पसंद नहीं। यार इतने प्यार से लाया हूँ, कम से कम एक झूठी कह देती कि मुझे पसंद है, सीधा ना कह दिया। देखो कुणाल, मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज ये जहाँ से भी खरीदा है वापस कर दो और दोबारा ये सब मत लाना। इतना कहकर नंदनी वहाँ से चली जाती है। कुणाल वो लहंगा वापस से पैक कर देता है और अगले दिन कुणाल वही लहंगा मौली को तोहफे में देता है। मौली वो लहंगा देखकर खुश होती हुई बोलती है, कुणाल ये कितना सुंदर है, सच में मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया। सच में? हाँ जी सच में। ठीक है तो फिर चलो आज शाम को यही पहन लेना, डिनर के लिए बाहर चलेंगे। ओके ठीक है। ऐसे ही शाम को मौली कुणाल का दिया हुआ लहंगा पहनकर रेडी हो जाती है, जिसके बाद कुणाल और मौली डिनर के लिए बाहर जाते हैं। वक्त गुजरता है, कुणाल और मौली की नजदीकियां बढ़ती जाती है। जहां घर पर नंदनी कुणाल को हर बार लहंगे के लिए ना कह दिया करती थी, वहीं मौली कुणाल का खुद से ज्यादा ख्याल रखने लगती है और कुणाल भी मौली को खुश रखने के लिए उसे आए दिन अच्छे अच्छे महंगे लहंगे ला कर देता है। ऐसे ही एक शाम कुणाल अपने घर आता है, तभी नंदनी उससे कहती है, क्या बात है पतिदेव, आजकल कौन सी दुनिया में खोए रहते हो? जी काम की दुनिया में। अच्छा, वैसे आजकल तुम कुछ ज्यादा ही खर्चा करने लगे हो, क्या बात है? खर्चा मतलब? कुछ नहीं, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड वालों का फोन आया था, कह रहे थे कि जिस कार्ड से शॉपिंग की है उसकी पेमेंट नहीं हुई। वो अच्छा हाँ, वो शॉपिंग मैंने नहीं की, वो तो मेरे दोस्त को जरूरत थी तो मैंने क्रेडिट कार्ड उसे दे दिया था। ठीक है। वैसे कल मेरी दोस्त का बर्थडे है, वहाँ जाना है हम दोनों को, तो ऑफिस से जल्दी आ जाना। अरे कल तो मेरी मौली का भी बर्थडे है, इस चुड़ैल को ना कहा तो जान ले लेगी मेरी। चलो कल की कल देखूंगा। ठीक है चल देंगे। इतना कहकर कुणाल वहाँ से कमरे में चला जाता है। अगले दिन कुणाल मौली के घर जाता है और उसे उसके जन्मदिन की बधाइयाँ देता है। साथ ही कुणाल मौली को पूरे 70,000 का महंगा लहंगा तोहफे में देता है। तभी मौली बोलती है, कुणाल ये आज तक का मेरा सबसे महंगा बर्थडे गिफ्ट है। आज तक मुझे किसी ने इतना महंगा लहंगा तोहफे में नहीं दिया। जितना तुम मेरे लिए करती हो ना मौली, उसके आगे ये तोहफा भी छोटा है। अच्छा बेबी सुनो ना, शाम को घर में मेरी बर्थडे पार्टी है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी आ रही है, तो तुम टाइम से आ जाना पार्टी में भी और मेरी दोस्त से मिलने भी।
बिल्कुल जान, अपना ख्याल रखना। शाम को मिलता हूँ। शाम को तो नंदिनी के साथ भी जाना है, क्या करूँ? थोड़ा थोड़ा वक्त दोनों को दे दूंगा, ये सही रहेगा। ऐसे ही सोचते हुए कुणाल वहाँ से चला जाता है। शाम को मौली के घर पार्टी होती है। तभी कुणाल भी वहाँ आता है और कुणाल को देखकर मौली कहती है, कुणाल, कहाँ रह गए थे तुम? देखो मेरी दोस्त भी आ गई। अरे थोड़ा काम था बेबी, सॉरी। अरे कोई नहीं, देखो वो खड़ी है मेरी दोस्त वहाँ। मौली के बताने पर कुणाल जैसे ही उस लड़की की तरफ देखता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कुणाल की पत्नी नंदिनी थी। उसे देखकर कुणाल कहता है, मैं वो, हाँ मौली, मैं अभी आया, तुम्हारे लिए एक और तोहफा लेकर आया था और वही लेकर आता हूँ, बाहर कार में भूल गया। इतना कहकर कुणाल वहाँ से खिसक जाता है। नंदिनी मौली के पास आकर कहती है, क्या हुआ, तेरे वो नहीं आए क्या? आए हैं, बाहर गए हैं तोहफा लेने के लिए, कार में भूल गए थे। वैसे मौली, तेरा ये लहंगा बड़ा खूबसूरत है यार। मुझे तो वैसे इंडियन ड्रेस पसंद नहीं है, पर ये लहंगा बड़ा कमाल लग रहा है। अरे ये पूरे 70,000 का लहंगा है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे तोहफे में दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे महंगे महंगे लहंगे उन्होंने मुझे तोहफे में दिए हैं। सही है यार, मौज है तेरी तो। एक मेरे पति देव है, ना फोन उठा रहे हैं, ना पता है कि कहाँ है वो। कुछ देर पार्टी एंजॉय करने और फोटो क्लिक करने के बाद नंदिनी घर आ जाती है, जहाँ कुणाल पहले से बैठा था, और नंदिनी अपने फोन में अपनी और मौली की कुछ फोटो देखते हुए खुद से कहती है, ये देखो, ये मेरी दोस्त है जिसका आज बर्थडे था और तुम आए नहीं। वैसे तो मुझे लहंगे पसंद नहीं है, पर इसका लहंगा देख कर ना मेरा दिल कर रहा था ऐसा लहंगा पहनने का। ये 70,000 का है, मुझे पूरे 2 लाख वाला चाहिए, ला कर दो ना। क्या 1 लाख? पागल हो गई हो क्या? मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए, बस, मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं, दोनों ही कुणाल से एक के बाद एक करके महंगे लहंगे लेने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब नंदिनी जबरदस्ती कुणाल को अपने साथ लहंगे की शॉपिंग के लिए मॉल ले जाती है, तो वहाँ पर दोनों को मौली मिल जाती है और कुणाल का सारा भांडा फूट जाता है। जिसके बाद मौली और नंदिनी दोनों ही घूर घूर कर कुणाल को देखती हैं और कुणाल कहता है, देखो, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, पर नंदिनी, जो प्यार मैंने तुमसे किया वो मैं मौली से नहीं करता हूँ। बस जिस रूप में मैं तुम्हें देखना चाहता था और कब हम करीब आए पता ही नहीं चला। नहीं कुणाल, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था, पर मैं हमेशा हर चीज बस अपनी मर्जी से करती रही और अपनी सौतन को अपनी जिंदगी में खुद ही ले आई। लो जी, इस सौतन के महंगे लहंगों ने आखिर तुम दोनों की लाइफ की गाड़ी तो ट्रैक पर ला दी। चलो, इसी बात पर कुणाल, अब हम दोनों सौतनों को बढ़िया बढ़िया महंगे लहंगे दिलाओ। ये सुनकर कुणाल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नंदिनी और मौली कुणाल को लहंगे के स्टोर में ले जाती है और दोनों वहाँ से अच्छे और महंगे महंगे लहंगे लेती है। मोहिनी और अभी लेट नाइट न्यू ईयर पार्टी से घर आ रहे होते हैं। क्लब से निकलकर दोनों चलते चलते काफी दूर आ जाते हैं। तभी मोहिनी बोलती है, अभी इस साल तुम क्या नया करोगे? कोई नई ख्वाहिश है तुम्हारी इस नए साल पर? ख्वाहिश एक है ख्वाहिश। क्या, बताओ मुझे। यही कि बस इस साल तुम मेरी वाइफ बन जाओ, पिछले साल की तरह गर्लफ्रेंड ना रह जाओ बस। ओहो, अच्छा जी। तुम क्या नया चाहती हो जान, तुम बताओ। मेरी तो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, पर सारी नई हैं। जो पूरी नहीं हुई वो बीते साल के साथ वहीं खत्म हो गई। नया साल और नई ख्वाहिशें हैं। ओहो, तो उन ख्वाहिशों की लिस्ट में मेरा नाम तो है ना? हाँ हाँ, तुम सबसे टॉप पर हो। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर कैब बुक करके घर आ जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन मोहिनी अभी को कॉल करके अपने घर बुलाती है। अभी रेडी होकर मोहिनी के घर आता है तो देखता है कि मोहिनी ने खाने की टेबल पर ढेर सारी खाने की डिश रखी है, जिसे देखकर अभी बोलता है, मोहिनी, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना, नया साल है, नई ख्वाहिशें हैं, तो सोचा शुरुआत खाने से कर दूं।
ये सारा खाना आज पहली बार मैंने खुद बनाया है, बिना किसी की हेल्प के। खाकर बताओ कैसा बना है। अरे वाह, क्या बात है, जरूर खाऊंगा। इतना कहकर अभी जल्दी से टेबल पर रखी हुई डिशेस को चेक करता है और बोलता है, अरे वाह यार मोहिनी, बहुत ही गजब का स्वाद है, मजा ही आ गया खा के। सच में अच्छा बना है ना? मेरा दिल रखने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं, सच में बेहतरीन बना है। इसके बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। तभी मोहिनी बोलती है, अभी मुझे ना बंगी जंपिंग करनी है। क्या? पर तुम्हें तो ऊंचाई से डर लगता है ना? पर इस साल मैं अपने डर को टाटा बाय बाय करना चाहती हूँ। ओके ओके, जैसा तुम चाहो। बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुम खुद अपने डर को भगाना चाहती हो। चलो फिर जल्दी से टिकट बुक करो, हम घूमने जाएंगे और बंगी जंपिंग करेंगे। ठीक है जान। खाना खत्म करने के बाद अभी अपने घर जाता है और फिर एक अच्छे से हिल स्टेशन की टिकट को बुक करता है, जिसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। अभी मोहिनी दोनों मिलकर कैंपिंग करते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जिसके बाद वो बंजी जंपिंग करते हैं और एक हफ्ता घूम फिर कर दोनों घर वापस जाते हैं और वापस से अपने कामों में मगन हो जाते हैं। ऐसे ही एक शाम मोहिनी की दोस्त नीलम उसके घर आकर बोलती है, हेलो मोहिनी, कैसी है? मैं बढ़िया हूँ, तू बता। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बस खुश हूँ अपनी लाइफ में अभी के साथ। ओहो, तुम दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हो? सही है। हाँ यार, तू बता तेरा बॉयफ्रेंड कैसा है? मैं तो हर साल नया बॉयफ्रेंड बनाती हूँ और इस साल वाला भी बढ़िया है। यार गलत है ऐसा करना। अरे क्या गलत है? लड़के दो बंदियाँ लेके घूम सकते हैं तो हम क्यों नहीं बदल सकते? और वैसे भी घाट घाट का पानी पीकर ही पता चलता है कि क्या सही है हमारे लिए। क्या पता हमें जो मिला है हमें उससे भी बेहतर मिल सकता है। ये तो है यार। बस फिर क्या, अच्छा या बुरा क्या? और तू सुना, नया साल नया माल क्या है? मैं तो कहती हूँ तू भी साइड बाय साइड एक दो लड़कों से बात करती रह, क्या पता अभी से भी कोई बेहतर मिल जाए तुझे। ऐसे ही दोनों सहेलियां काफी देर तक बातें करती है, जिसके बाद नीलम अपने घर चली जाती है। नीलम की कही बातें मोहिनी के दिमाग में घूमने लगती है और वो खुद से बोलती है, वैसे देखा जाए तो नीलम गलत नहीं कह रही। मैंने अभी के बाद किसी को देखा नहीं, किसी से बात नहीं की, बस उसी तक सिमट कर रह गई। शायद एक बार उससे हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहिए मुझे। और वैसे भी नया साल है, नई ख्वाहिशें हैं। बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी पर दोस्ती करने में क्या जाता है। ये सब सोचकर मोहिनी मन ही मन खुश हो रही होती है। अपनी इस नए साल की नई ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाती है और कुछ दिनों बाद उसके पास एक युग नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और उसकी डिस्प्ले पिक को देखकर मोहिनी बोलती है, लड़का तो अच्छा लग रहा है, चलो एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को। इतना कहकर मोहिनी युग की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और तभी उसके पास युग का मैसेज आता है, हेलो ब्यूटीफुल। हेलो, हाउ यू नो दैट आई एम ब्यूटीफुल? अरे ब्यूटीफुल हो तभी तो डीपी नहीं लगी है, कहीं नजर न लग जाए। ओ मतलब कुछ भी। और बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी मस्त हूँ और वेला भी हूँ और आपको परेशान भी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। यानी मैं खुश कर रहा हूँ आपको। जी मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो आपने वैसा भी तो नहीं कहा ना? अरे आप कितना बोलते हो। क्योंकि आप मेरी इतनी सुनती हो ना, आपको भी तो अच्छा लगता हूँ ना मैं, क्यों? ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों की रात भर लंबी बातें शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन मोहिनी खुद से बोलती है, ये मेरे नए साल की ख्वाहिशें भी कितनी हसीन है। यू कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। कितना थोड़ा वक्त हुआ है हम दोनों को बात किए हुए, पर ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। नया साल नया बॉयफ्रेंड, बढ़िया है। जहाँ एक तरफ मोहिनी युग के साथ बिजी होती है तो वहीं अभी अपनी और मोहिनी की शादी के सपने देखने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो मोहिनी को लेकर मॉल में शॉपिंग करवाने जाता है,
जहां अभी को एक बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा पसंद आता है और वो बोलता है, मोहिनी, मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से ये लहंगा पहनकर हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। सच कहूँ मोहिनी, तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी को ना तो जानना चाहा और ना ही समझना, और मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। अभी ऐसे ही बातें करता जाता है और उसकी बातें सुनकर मोहिनी मन ही मन में सोचती है, उफ, कितना पका रहा है अभी मुझे। हमेशा यही घिसी पिटी बातें सुनाकर बोर कर देता है। एक वक्त पर बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन बार बार नहीं। युग से बात करती हूँ। इतना सोचकर मोहिनी वॉशरूम का बहाना बनाकर अभी के पास से चली जाती है और बाथरूम में जाकर युग से बातें करने लगती है और कुछ ही देर बाद अभी के पास वापस आती है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। पर मोहिनी की नए साल की ये नई ख्वाहिश युग के साथ साथ मोहिनी को और भी लड़कों के करीब ले आती है और अब मोहिनी उनसे भी मिलने लगती है। कभी वो किसी के साथ घूमती तो कभी किसी से महंगे तोहफे लेती। ऐसे ही एक दिन युग मोहिनी को एक कैफे में बुलाता है। कुछ ही देर में मोहिनी वहाँ आती है और युग बोलता है, मोहिनी, आज मैं तुम्हें अपने बहुत खास इंसान से मिलवाने लाया हूँ। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा सब कुछ। अभी तभी वहाँ पहले से ही मौजूद अभी जैसे ही पलटकर मोहिनी को देखता है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं और युग बोलता है, अभी ये मेरी जीएफ है, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे नए साल की पहली और जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश बस यही है। इससे पहले कि मोहिनी कुछ बोलती, अभी बोलता है, बहुत अच्छी और समझदार लड़की लगती है। तुम दोनों हमेशा साथ रहना, मैं यही चाहता हूँ। इतना कहकर अभी वहाँ से चला जाता है। पर मोहिनी अपने ही नजरों में गिर जाती है। वो ना तो युग को सच बता पाती है और ना ही अभी से माफी मांग पाती है। कुछ समय बाद युग भी उसे धोखा देकर छोड़ देता है और मोहिनी को अभी की याद सताती है। पर अब वो उसे छोड़कर जा चुका था, जिसके बाद मोहिनी को ये एहसास होता है कि साल चाहे कितने भी आए, कितने भी जाएं, रिश्ता और प्यार कभी नहीं बदलना चाहिए। नए साल की नई ख्वाहिशों में धोखा नहीं, प्यार होना चाहिए। दिसंबर का महीना था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी ठंड से कपकपाती हुई शॉल लपेटे हुए नर्मदा हाथ में सामान लिए हुए बाजार से आती है और देखती है कि उसकी बेटी आयशा सोफे पर कंबल लपेटे हुए बड़े से कटोरे में आइसक्रीम चबा रही है। जिसके बाद नर्मदा हाथ में रखे थैले को पटककर उसके पास जाकर बोलती है, हाय राम, तुझे खुदकुशी करने का शौक चढ़ा है क्या, जो दिसंबर के महीने में ये बर्फ के टुकड़े चबा रही है, पागल लड़की। अरे तो क्या करूं, मुझे भूख लगी थी। किचन में गई तो कुछ खाने को नहीं मिला। फ्रिज खोला तो उसमें बर्फ के अलावा कुछ था ही नहीं, तो मैं इसे ही खाने लगी। वैसे ठंड में ठंडी बर्फ, ओए होए होए, मजा ही आ गया माँ। अच्छा, सुकून दे रही है। अरे तो कटोरा भर क्यों, भगोना भर के खा, और फिर जब सर्दी जुकाम से तड़पती हुई फिरेगी ना तो इलाज नहीं करवाऊंगी। माँ, कूल हो जाओ। इस ठंडे मौसम में अपना पारा गर्म मत करो। गर्म तो मैं तुझे करती हूँ। जब सर्दी में 2-4 बेलन पड़ेंगे ना, तो जितनी बर्फ खाकर ठंडक से सुकून महसूस हो रही है ना, उस सारे सुकून का सत्यानाश हो जाएगा, समझी। इधर ला कटोरा। ये कहकर वो उस बर्फ की कटोरी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। उस दिन तो आयशा कुछ ना मिलने पर बर्फ खाने लगती है, लेकिन उसके बाद से उसे बर्फ खाने की आदत सी हो जाती है और ठंड होने के बाद भी वो फ्रिज से आइस क्यूब निकाल कर खाया करती थी। एक दिन जब वो चोरी छुपे बर्फ खा रही होती है तो कट कट की आवाज सुनकर उसका भाई रोमिल किचन में आता है और देखता है कि आयशा फ्रिज के पीछे छुपकर बर्फ खा रही है। तभी वो उससे बोलता है, ओ बर्फीली, क्यों ऐसे खतरनाक कारनामे कर रही है? बर्फ खाने में कौन सा स्वाद आता है तुझे? ले, खुद ही खाकर देख ले। अरे यार, मैंने भी क्या बात कर दी। जो बंदा 4-4 दिन ठंड में नहाता नहीं है, वो बर्फ खाना तो दूर, उसे छूने तक की हिम्मत नहीं रख सकता। हाँ, तभी तो तू ये बर्फ खाकर खतरों की खिलाड़ी हो रही है। रुक जा, माँ को बताता हूँ, तेरा खेल तो वही खत्म करेंगी। अबे रुक मोटे कुत्ते, रुक।
रोमिल नर्मदा को बताने के लिए वहाँ से भागता है और हाथ में बर्फ लिए आयशा भी उसके पीछे पीछे भागती है और उसी बर्फ को लेकर उसकी तरफ फेंकती है। बर्फ सीधा जाकर उसकी पीठ पर लगकर उसके पैरों में आ जाती है और वो फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ता है। और तभी नर्मदा भी वहाँ आती है और वो दर्द भरी आवाज में बोलता है, मार डाला रे चुड़ैल, मुझे कुछ हो गया ना तो देखियो लोग तुझे बर्फीली हत्यारन कहेंगे। माँ, मैंने इसे फिर से बर्फ खाते हुए देखा था। मैं आपके पास ही आ रहा था कि इसने मुझ पर बर्फ फेंकी और मैं गिर गया। नहीं माँ, उस दिन आपके मना करने के बाद बर्फ खाना तो दूर, मैंने उसे देखना भी बंद कर दिया। ये तो अपने आप गिर गया। फालतू में कहानी बना रहा है अब। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये मुंह बंद, एकदम चुप। पहले कमरे में चल और गर्म पानी से सिकाई कर ले, फिर कर लियो अपनी बहन की शिकायत, नालायक। और तू क्या देख रही है, मदद कर। हाँ करती हूँ। जिसके बाद नर्मदा और आयशा उसे संभालते हुए उसके कमरे में ले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और नर्मदा अपनी बेटी आयशा की शादी एक अच्छे घर के लड़के विनोद से करवाती है। मौसम करवट लेता है और गर्मियाँ शुरू हो जाती है। साथ ही साथ आयशा का बर्फ खाना भी बढ़ जाता है। एक दिन वो सबके लिए शरबत बनाकर लाती है और अपने ग्लास में 4 आइस क्यूब डालने के बाद 5वीं भी डालने लगती है। तभी उसकी सास जानकी बोलती है, अरे बहू, शरबत में बर्फ क्यों डाल रही है? ऐसा कर तो बर्फ में ही शरबत डाल दे। दुनिया भर की गर्मी तो तुझे ही लग रही है, हमारा क्या है? हम तो शरबत को भी चाय समझकर पी लेंगे। क्यों बेटा, सही कहा ना? माँ ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि तुम्हारा ग्लास शरबत से ज्यादा बर्फ से भरा हुआ है। वो मुझे ज्यादा ठंडा शरबत पीने की आदत है ना, तो मैं बस आप लोगों के लिए आइस क्यूब ले आती हूँ। रहने दे, लेकिन बहू इतना भी ठंडा नहीं पीना चाहिए, दांतों में सिहरन सी हो जाती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, अभी तो गर्मी है, मैं तो ठंड में भी बर्फ खा सकती हूँ। ये लो, मैं समझा रही हूँ तो ये मजाक करने बैठ गई। कुछ बोलना ही बेकार है। बेटा तू ही सुन इसकी बकवास, मैं तो चली कमरे में। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। वक्त बीतता है और मौसम एक बार फिर से करवट लेता है और कड़ाके की सर्दियाँ शुरू हो जाती है। जानकी घर में गाजर का हलवा बनाती है और उस डब्बे में पैक करके आयशा को देते हुए बोलती है, सुन बहू, ये हलवा तो सामने वाली मंजरी आंटी को दिया। और हाँ सुन, शॉल ओढ़कर जाइयो, बाहर बहुत ठंड हो रही है, बचकर रहना बहुत जरूरी है। हाँ माँ जी, मैं अभी देकर आती हूँ। जिसके बाद वो शॉल ओढ़े दस्ताने पहनकर हलवा लेकर पड़ोसन मंजरी के घर जाती है तो देखती है कि मंजरी हॉल में बैठकर मछली को बर्फ से भरी प्लेट में रख रही है। इतनी सारी बर्फ देखकर आयशा से रहा नहीं जाता और वो मंजरी को हलवा देकर उससे एक ग्लास पानी लाने को कहती है। जब मंजरी चली जाती है तो आयशा बर्फ को देखकर बोलती है, इतनी सारी बर्फ, पर यार ठंड भी तो कितनी हो रही है, इसे खाने के लिए तो मुझे दस्ताने उतारने पड़ेंगे, क्या करूं? अरे छोड़ो ना, इससे पहले कि आंटी आ जाए मैं 2-3 बर्फ गटागट गटक लेती हूँ। इतना कहकर वो बिना दस्ताने उतारे ठंडी ठंडी बर्फ खाने लगती है। दूर पानी लिए खड़ी मंजरी उसे ऐसे बर्फ खाता देखकर बोलती है, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? जानकी की बहू इतनी ठंड में बर्फ चबा रही है, कहीं ये कोई बर्फीली चुड़ैल तो नहीं? हाय राम, कैसे खा रही है, जानकी को बताना पड़ेगा। जिसके बाद मंजरी अपने फोन में आयशा की बर्फ खाते हुए वीडियो बना लेती है और अगले दिन डब्बा वापस करने के बहाने जानकी को वो वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर जानकी बोलती है, हे भगवान, यानी बहू सच में ठंड में भी बर्फ खाती है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है बहू मरना चाहती है इस ठंड में। अरे यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, पर मैंने तो ये सब अपनी आँखों से देखा है। अरे जानकी, कुछ कर तू, अपनी बहू को समझा, वरना किसी दिन उसे ऐसी ठंड लगेगी कि बिस्तर पकड़ लेगी। उसकी बात सुनकर जानकी फ्रिज का प्लग ही निकाल कर रख देती है। कुछ देर बाद आयशा छींकती हुई क्यूब्स लेने के लिए फ्रिज खोलती है तो फ्रिज को बंद पड़ा देखकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, फ्रिज क्यों बंद है? अरे ठंड का मौसम है, फ्रिज का कोई काम ही नहीं है, तो खामखा की बिजली क्यों खपाऊं? सब्जियां भी खत्म हो गई हैं, जब लाऊंगी तब चालू कर दूंगी, इसलिए अभी बंद कर दिया।
और तुझे क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? वो क्यों? अच्छा, सर्दी हो गई लेकिन तुझे बर्फ चाहिए खाने को। बहू तू पागल है क्या? गर्मियाँ हो तो मैं समझ भी सकती हूँ, लेकिन इतनी ठंड में कौन बर्फ खाता है? वो क्या करूँ माँ जी, मुझे ना बर्फ खाने की क्रेविंग होती रहती है, अच्छा लगता है बस। फालतू की बकवास मत कर मेरे सामने, और खबरदार जो फ्रिज दोबारा चालू किया तो। इतना कहकर वो चली जाती है और ये बात वो विनोद को बताती है। विनोद इस बात को हल्के में ना लेते हुए अगले दिन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और विनोद बोलता है, डॉक्टर, खाने की चीज की क्रेविंग तो समझ आती है, पर आयशा को बर्फ खाने की क्रेविंग हो रही है, ये बात समझ नहीं आई। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आमतौर पर बर्फ खाने का मन करना या बार बार ठंडी चीजें पीना, इस आदत को मेडिकल टर्म में पैगोफाजिया कहा जाता है। आयशा की बॉडी में आयरन की कमी है, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर कम है। इस कारण इन्हें बर्फ खाना अच्छा लगता है। मैं इन्हें कुछ आयरन पिल्स और सर्दी की दवाई दे रहा हूँ, जिससे इनकी ये आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। डॉक्टर की सलाह मानकर आयशा दवाइयाँ खाती है और सर्दियों में अपना ख्याल भी रखती है, जिससे कुछ ही समय बाद उसकी सर्दी भी ठीक हो जाती है और उसकी बर्फ खाने की आदत भी छूट जाती है, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।